तो बच्चों अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, उसका हिस्ट्री क्या था, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। एंगल्स क्या होते हैं वो बताया था मैंने आपको, ठीक। और काफ़ी 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए से या फिर एंगल्स को नापने के लिए। वो थे डिग्री वाले, ग्रेड वाले और रेडियन वाले। यहाँ पे हम लोग फिर उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों के बीच में रिलेशन देखा था, क्या होता है रिलेशन। हमने कन्वर्जन 1-2 करे थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्लास 10th में अपने सिर्फ डिग्री वाला ही सिस्टम पढ़ेंगे। आपके जब हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो आप वहाँ पे रेडियन वाला पढ़ोगे, और ग्रेड वाला सिस्टम आपका आउट ऑफ डेट हो चुका है, मतलब आउटडेटेड हो चुका है, उससे हम लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो उसका रीज़न ये है कि बात ये है, जब इंसान के पास पहले डिग्री वाला आया, उसके बाद ग्रेड आया, तो काफ़ी कैलकुलेशन में फेरबदल करनी पड़ी। लेकिन जब रेडियन आया तो रेडियन में कंपैरिजन टू ग्रेड कम कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, और वो डिग्री से काफ़ी ज़्यादा मैच भी करता था, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी सहूलियत के लिए हम लोगों ने डिग्री और रेडियन को एक्सेप्ट कर लिया, और ग्रेड को इतना अपना नहीं माना गया उसको, इसलिए इसको धीरे धीरे करके हट गया, वो बाहर निकल गया। इसलिए सिर्फ हम लोग स्पेशली मेनली 2 तरीके के सिस्टम्स को पढ़ते थे, वो थे डिग्री और रेडियन वाले। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया, आपको टी रेशियोज़ बता दिए थे मैं, टी रेशियोज़ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बता दिए थे मैंने। और मैंने बताया था आपको याद करने का फॉर्मूला क्या था, एक तरीके PVP/HHB करके बताया था मैंने आपको। उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और वो कुछ क्वेश्चन आपको कराया था, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको दिया गया है cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आपको गिवन है 2xy/x² प्लस y²। अगर आपके पास एक रेशियो दिया गया है तो आप बाकी के 5 निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग राइट एंगल से ही खेलते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, PB/H, ठीक है। हम लोग को cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, मतलब उसका रेशियो कैसे निकलता है cos थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेनस करके। इसका मतलब आपको बेस का रेशियो दिया गया है और हाइपोटेनस का रेशियो दिया गया है। आपको मैंने बताया था कि ये रेशियो होते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको k टाइम्स मान सकते हो, यानी कांस्टेंट करके, या तो फिर उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको रेशियोज़ में आंसर भी रेशियोज़ में निकालना है, तो आपको कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हो बेस इक्वल्स टू 2xy, ठीक। और हाइपोटेनस मेरा है x² प्लस y², ठीक है। अगर ये आपके पास ट्रायंगल A, B और C है, तो आपको अगर बाकी ट्रायंगल्स निकालने हैं तो आपको इस बाकी रेशियोज अगर निकालने हैं आपको, तो आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए, या फिर तीनों साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए, है कि नहीं। आपको 2 साइड्स पता है, आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख सकती है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम में होती है AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। हमको यहाँ पे BC की वैल्यू निकालनी है, तो AC² मतलब कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस AB² यहाँ इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मतलब बनेगा यहाँ पे 2xy का होल स्क्वायर इक्वल्स में बेटा बचा यहाँ पे BC²। अब यहाँ देख पा रहे हो A प्लस बी है माइनस बी, A² माइनस B² लिखा हुआ है, तो A प्लस बी है माइनस बी करके खोलेंगे इसको, तो A प्लस बी, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाया, A माइनस बी मतलब कि x² प्लस y² माइनस 2xy। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये BC² का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो जब आप देखोगे यहाँ से BC की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से BC की वैल्यू आपके पास आएगी, स्क्वायर हट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, स्क्वायर हट गया, तो यहाँ बनेगा कि x प्लस वाई x प्लस वाई और x माइनस वाई आ गया यहाँ पे, मतलब A² माइनस B² का फॉर्मूला बन गया। ये फिर से सो लिख देंगे यहाँ पे क्या, x² माइनस y², मतलब कि मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, x² माइनस y²। अब आपके पास तीनों साइड्स के रेशियोज़ हैं, अब आप बाकी साइड्स भी निकाल सकते हो, बाकी रेशियोज़ भी निकाल सकते हो। आपको मैंने बताया था क्या होता है PBP/HHB, मतलब ये P/H किसका होता है, ये होता है साइन थीटा का, B/H होता है कॉस थीटा का, P/B होता है टेन थीटा का। इन्हीं को अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो आपके पास बाकी बचे जो 3 होते हैं उनकी वैल्यूज़ भी आ जाएगी। कॉसेक थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H/P, सेक थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है H/B, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। आपको मैंने बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मैंने आपको टैन, साइन और कॉस के बीच में भी रिलेशन बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल्स टू बेटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा।
और ये कैसे आया ये भी मैंने आपको दिखाया था। आप साइन की वैल्यू यहाँ से रखो, कॉस की वैल्यू यहाँ से रखो और टेन की वैल्यू यहाँ से रखो। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये सही भी है रिलेशन, ठीक है ना। इस रिलेशन की काफ़ी बार जरूरत पड़ती है आपको। देखो टेन थीटा की वैल्यू पता है, आप कॉमन सेंस लगा के ये बता सकते हो कि कॉट थीटा क्या होता है। आपको पता है टेन और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो अगर टेन ये है तो कॉट इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल्स क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ रिलेशंस थे, ये कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे साइड्स के रेशियो पता चल गए, आप बाकी के बच्चे 5 निकाल सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ हमें थोड़ा बहुत इतना ही कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और मेरे पास एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके अपने पुराने टॉपिक को लेकर के, जिससे कि मैं उसका ही कंटिन्यू कर पाऊँ। आप लोग थोड़ा आप पिछले वाले को इसको भी जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले मैं उसको करूँगा फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी मिलती है हमको। आपके पास आपको पता है आपका अगला टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी निकल के आने वाली है। तो आप जब मैं आगे आके आपको आइडेंटिटी कराऊंगा तो उसमें प्रूफ नहीं कराने वाला हूँ, उसमें डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन है, हमको साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जब मेरे पास एक ट्राइंगल इस प्रकार से दिया गया है, ये हमको ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है ना। ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। हमको मेजरमेंट दी गई है, ये 8 है, 8 यूनिट, 6 यूनिट्स और ये 15 यूनिट, ठीक है ना। हमको करना क्या है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आपको एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का नाम है, मतलब आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आता है। तो मैं अभी बता सकता हूँ उसका आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है ना। अगर आपका ये थीटा सेम है, यहाँ पे बी है ना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस प्रकार की आइडेंटिटी होती है, उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो इसका आंसर 1 ही आने वाला है। अगर 1 आता है मतलब ये आइडेंटिटी ट्रू होती है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अब पहली चीज़ हमको यहाँ पे चाहिए क्या, साइन चाहिए, साइन और कॉस चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, पहले तो साइन बी। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, साइन बी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम लोग बी एंगल को लेके चल रहे हैं, तो जो बी एंगल के सामने वाले साइड होगा, मतलब जो इसके एकदम सामने होगा, वो वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे पास अगर बी ये है, ये बी है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, CD, इसका मतलब CD इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ तो ये 90 डिग्री दिया गया हमको, ठीक है ना। तो देखो अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर CD होने वाला है, CD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। देखो आपको बता दूं मैं, जो साइड के एकदम सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सॉरी जो एंगल के एकदम सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और जो एंगल से एडजेसेंट होता है वो होता है बेस, और आपको पता ही सबसे लंबा साइड जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एंगल के सामने ये वाला साइड आ रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। एंगल के एडजेसेंट ये वाली साइड है, मतलब कि ये बेस हो जाएगी, ठीक है ना। और राइट एंगल के सॉरी वेट अ मिनट, जो राइट एंगल के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो जो बाद में बचेगा वो बेस कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है बेटा BC, CD अपॉन BC, ठीक। तो पहली चीज़ आपको BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आएगी, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो 225 प्लस 64, यहाँ पे मेरे पास आएगा 5 4 9 6 2 8 289। ये शायद 17 का होता है क्या, शायद 7 7 49 का 4 7 7 7 7 7 7 4 11 119 7 और ये 9 7, हाँ ये 7, ये देखो अब ये BC स्क्वायर इक्वल्स टू 289 आया, तो BC इज इक्वल्स टू बेटा हो गया 17, हमको BC की वैल्यू मिल गई 17। तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी आई, 17 आई, ओके। तो मेरे को यहाँ से साइन B की वैल्यू मिलने वाली है, कितनी आएगी, CD अपॉन BC है ना। CD की वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। BC की वैल्यू बेटा हमने निकाली अभी 17, ठीक। तो हमको यहाँ पे साइन स्क्वायर B चाहिए था और कॉस चाहिए। अब देखो आपको साइन जब पता चल गया है तो आप कॉस भी निकाल लोगे। कॉस B कैसे निकलेगा, कॉस B देखो, कॉस B निकालें, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस B का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो कॉस B की बात कर रहे हैं, आपको पता है B के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। उसके जो एडजेसेंट होगा वो उसका बेस होगा, ठीक है ना। तो बेस यहाँ पे 15 है, बेस यहाँ पे 15 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 17 है, ठीक है ना।
ये हो गया कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू, ठीक। अब हम मेरे पास रिलेशन क्या है, मेरे पास रिलेशन कुछ इस प्रकार से, ठीक, साइन स्क्वायर बी। अच्छा आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये याद रखना हमेशा, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन बी का होल स्क्वायर। बेटा ये दोनों इक्वली होता है, आपका स्क्वायर चाहे यहाँ लगा दूँ चाहे आप होल लगा के लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हमको चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए हमको साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना, ये चाहिए हमको। तो वैल्यू रखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर की साइन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, साइन बी की वैल्यू बेटा 8/17, 8/17। अब यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना, प्लस कॉस बी की वैल्यू बेटा 15/17 है, ठीक है ना। अब यहाँ स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब आपको पता है 8 8 64 बाय 17 का स्क्वायर 289 प्लस 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 17 का स्क्वायर मतलब 289, 225 प्लस 64। यहाँ पे देखो बेटा, आप देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। 225 प्लस 64 कितना होता है, 289 ही होता है, अपॉन में भी 289 चल रहा था, ठीक है ना। तो देखो कट के कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। मैंने आपको पहले बता दिया था इसका आंसर 1 आने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ से आपको पता चल गया एक आइडेंटिटी होती है ये, ठीक है ना। अभी हम लोग आइडेंटिटीज़ की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन था तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अब ये याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ठीक है ना, हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास साइन स्क्वायर के साथ ये जो वैल्यूज लिखी हुई सेम है, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी है, तो इक्वल्स में हमेशा आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना लेक्चर आगे। बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं टी रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। टी रेशियोज का मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है ना बेटा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हमारे पास जो आपके लिखे होंगे, हम लोग अभी 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल्स की हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के रखते हैं अपने पास, मतलब साइन 0 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 45 या tan 60 या tan 45 कुछ भी, सारे जो हमारे पास हमको रेशियोज़ पता है, 6 रेशियोज़ हमको पता है ना, वो 6 रेशियोज़ इन एंगल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, उनकी वैल्यूज़ हमेशा याद रखते हैं, ठीक है ना। उन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर उन एंगल्स को हम लोग बेसिक एंगल्स इसलिए क्योंकि इन एंगल्स का यूज़ करके हम ज़्यादातर एंगल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने आप, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है पहली चीज़ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हाँ हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए ही होगा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमको चाहिए ही चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर राइट एंगल है, मेरे पास ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना, और एंगल ABC जो है हमारा वो राइट एंगल है, ठीक। और मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ए एंगल को थीटा मान लेते हैं अगर मैं, ठीक है ना। तो हमको रेशियोज निकालना है। तो देखो क्या बात हो रही है, 0 डिग्री की बात हो रही है, मतलब कि अगर ये जो थीटा है, ये थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो देखो आप, अगर ये 0 हो जाएगा, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर ये 0 हो जाएगा तो आपको पता है जब ये एंगल 0 होगा तो मतलब एकदम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इस प्रकार से लेके चलूँ कुछ, जैसे कि मान लीजिए ये बेस है आपका, ये आपका हाइपो है, ठीक है ना, हाइपोटेनस है, आपको जो बीच का एंगल है वो 0 हो गया, मतलब कि एकदम बंद हो गया है, मतलब कि ये ऐसे कुछ हो गया है, ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर गिर गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब इसके 2 कारण मिलेंगे हमको, इससे हमको 2 चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या, जो हाइपोटेनस है बेटा वो बेस के बराबर हो जाएगा, उसको कोलैप्स कर रहा ना इसलिए, और जो परपेंडिकुलर था उसकी लेंथ 0 हो गई है कि नहीं। तो इससे मेरे को ये 2 चीज़ें समझ में आएंगी। अब इससे देखो मेरे पास रेशियो निकलने वाले हैं, अगर आप देखोगे जैसे कि, तो क्या होगा यहाँ पे जब थीटा बंद हो जाएगा, तो अगर मान लो ये AB है, अगर ये AB है, ठीक है ना बेटा, और अगर ये थीटा 0 हो गया मतलब ये कोलैप्स कर जाएंगे दूसरे को, तो AC भी यहीं पे गिरेगा, AC भी यहीं पे गिरेगा, इसी के ऊपर, ठीक है ना, AC यहीं पे गिरेगा। तो उससे क्या होगा, देखो बेटा, आप देखो आप जब AC इसके ऊपर गिरेगी तो अब देखो ये चीज़ आप इमेजिन करो, ये चीज़ बंद हो रही है एक तरीके से, ये चीज़ नीचे आ रही है, जब नीचे आएगी तो BC भी डिक्रीज़ होगा ना, जब ये नीचे आएगा तो BC डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब BC एकदम ही AC जब AB के ऊपर एकदम गिर जाएगा तो BC की लेंथ 0 हो गई। अब देख पा रहे हो कि B और C एक ही जगह पे गिर रहे हैं, मतलब BC की लेंथ कितनी हो गई, BC की लेंथ हो गई 0, BC की लेंथ 0 हो गई, और AC इज इक्वल्स टू AB हो गया, क्योंकि पूरा कोलैप्स कर गया ना। तो अब मैं क्या करना, अब ये डायमेंशन मेरे पास नए डायमेंशन ये हैं जब 0 डिग्री पे, अब हम लोग रेशियोज निकालेंगे। तो देखो आप साइन 0 क्या आएगा, साइन 0 डिग्री क्या आएगा, पहली चीज़ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है, ठीक है ना,
और हाइपोटेनस हमारा, सॉरी हाइपोटेनस है, मैं बेस की बोल देता हूँ बार बार, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस मेरे पास AC है और परपेंडिकुलर मेरे पास BC है, ठीक है ना। अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे BC है ना, BC चलो लिख देते हैं पहले, BC अपॉन हाइपो AC। अब आपको पता है यहाँ पे BC 0 हो चुका है, BC 0 हो चुका है, तो 0/0 कुछ भी हो 0 ही होगा, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, ठीक। इसी प्रकार से मैं बाकी सारी वैल्यूज निकालने वाला हूँ। साइन कितना, साइन 30 डिग्री, दूसरा क्या है साइन 30 डिग्री, कितना आएगा, सॉरी साइन 30 क्यों, अभी नहीं, अभी साइन 30 की बात ही नहीं हुई। अब आएगा हम लोग cos 0, 0 डिग्री पर सारे 6 को 6 एंगल्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। cos 0 कितना आएगा, cos 0 का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा लिख देते हैं PBP/HHB। अब बेटा cos के रेशियोज क्या क्या होते हैं, बेस अपॉन हाइपो करके निकालते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस हमारा AB है, AB अपॉन हाइपोटेनस मतलब AC। यहाँ पे देखो AC इक्वल्स टू AB हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन AC लिख दें अगर हम लोग, या फिर चाहो तो AB अपॉन AB लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या होगा इससे, AC से AC कैंसिल, कितना आ गया 1, मतलब कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब tan पे आते हैं हम लोग, tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, ओके, अपॉन बेस यहाँ पे AB है। अब देखो BC की वैल्यू 0 है, अपॉन AB कुछ भी लिख दो। अब देखो अब ऊपर 0 आ गया तो 0 ही होगा, मतलब कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब आप बाकी जो बचे 3 हैं आप इनके उल्टे होते हैं आप बोल सकते हो, तो cosec 0 क्या होगा, cosec 0 अगर मैं लिखूँ cosec 0 डिग्री, आपको पता है 1/sin होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि cosec और sin एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin 0 डिग्री, ठीक है ना। तो 1/sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी आई थी 0। बेटा आपको पता है अगर किसी के अपॉन में 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, या फिर नॉट डिफाइंड, या फिर अनडिफाइंड, या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं उसको कभी कभी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड है, तो cosec 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं पता हमको, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। इसी प्रकार से cosec 0 क्या हो जाएगा, सॉरी sec 0 क्या हो जाएगा, यहीं भी लिख देता हूँ मैं, sec 0 क्या होगा 1/cos 0, 1/cos 0 होगा ना, तो 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू है बेटा मेरे पास 1, तो मतलब sec की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec की वैल्यू आ जाएगी 1, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। उसी प्रकार से cot 0 निकालेंगे हम लोग, cot 0 क्या होता है 1/tan 0 होता है, ठीक है ना। तो tan 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो cot की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 0 के हमने 6 को 6 निकाल लिए। अब हम लोग देखने, अब मैं आपको 30 और 60 का और बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी 45 और 90 आप लोग समझ जाओगे कैसे निकालना है, ठीक। उसकी मैं ज़्यादा वैल्यूज नहीं, आपको पूरा प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, अब आप सीधे वैल्यूज याद करोगे, ठीक है। मैं 30 का आपको और दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग करोगे टेबल। एक आखिरी में एक टेबल मिलती है हम लोगों को, यहाँ पे सारे एंगल्स और सारे रेशियोज एक साथ लिखे हुए हैं, आप उसको याद कर लेना। उसी टेबल को याद करते हैं हम लोग, डायरेक्टली याद करते हैं। ये प्रूफ से मैंने आपको बता दिया, नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आया कहाँ से, इससे क्या होगा। इससे अगर आप मान लो कभी कभी अगर आप भूल भी गए, वैल्यूज़ भूल गए, तो आप जल्दी से निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कंफर्म कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 30 और 60 की वैल्यू। तो बच्चों हमको अब 30 और 60 की वैल्यू निकालनी है। बेटा मैं एक ही डायग्राम में आपको 30 और 60 की वैल्यू बताने वाला हूँ, एक ही में आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने एक ट्राइंगल लिया है ABC, एक इक्वलेटेड ट्राइंगल लिया है। ABC हमारा यहाँ पे इक्वलेटेड ट्राइंगल है, ठीक है ना, ABC इक्वलेटेड ट्राइंगल है, ठीक। और क्या करा मैंने, AD एक परपेंडिकुलर खींच दिया है, AD एक परपेंडिकुलर खींच दिया है। आपको पता है अगर एक किसी इक्वलेटेड ट्राइंगल में हम अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो एंगल का बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं ये हाफ बढ़ गए। आपको पता है इक्वलेटेड में 60 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये बन जाएगा 30 डिग्री, ये बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप राइट एंगल कहाँ से मिलेगा आपको, ये परपेंडिकुलर खींचा है ना, यहाँ पे राइट एंगल मिल जाएगा हमको, ठीक। अब देखो इस प्रकार से हम लोग अब यहाँ पे 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज़ निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़
अगर हमको राइट एंगल चाहिए, ठीक है ना, राइट एंगल के हमको इस साइड पर, ये हमको साइड पता होनी चाहिए वाली, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग AD का मेजरमेंट निकालने वाले हैं, या फिर AD का, हाँ AD का मेजरमेंट निकालने वाले हैं हमको। तो मैंने क्या करा है, मेरे पास अगर ये देखो इक्वल ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो भी सेम होगी, ये 2A है, ये 2A है, ये 2A है, ठीक है ना। तो अब देखो AD स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, AD स्क्वायर इज, अरे बेटा मार्कर, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है कि नहीं। ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, ADC लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब AD स्क्वायर तो निकाल, नहीं वेट अ मिनट, AD स्क्वायर ये गलत लिख दिया मैंने, AC स्क्वायर यहाँ पे लेना चाहिए था हमको। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है ना। हमको AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर 2A का स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, CD कहाँ है, CD यहाँ पे A है, A स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे AD स्क्वायर चल रहा था साथ में, ठीक है ना। 4A में से एक A चला गया, बचा यहाँ पे 3A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, वहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा, हाँ यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा हमको क्या, √3A। मतलब कि AD की जो मेजरमेंट, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है एक भी, क्यों ऐसा, जो हमारे पास AD का मेजरमेंट आया वो है √3A, AD हमारा √3A के बराबर है, ठीक है ना। AD हमारा √3A के बराबर। अब देखो हम लोग के पास सारी वैल्यूज आराम से निकल सकती हैं, ठीक है। कैसे निकलेंगी, अब आते हैं साइंस 30 पे। साइन 30 पे साइन का फॉर्मूला फिर से लिखो, P/H/B, ये होता है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 30, जब मैं ये वाला एंगल लेके चल रहा हूँ, इस एंगल के सामने CD है, मतलब ये इस समय CD इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो CD/H यहाँ पे H तो यही रहने वाला है, AC, ठीक है ना। तो अब देखो CD कहाँ पे, अब CD की वैल्यू कितनी आने वाली है, CD की वैल्यू यहाँ पे क्या है, CD की वैल्यू यहाँ पे A है, ओके। और AC कहाँ है, AC हमारा 2A है, तो क्या होगा बेटा, तो ये A से कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1/2, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। इसी प्रकार से हम लोग cos 30 निकालेंगे। cos 30 क्या होगा बेटा, cos 30 की वैल्यूज होती हैं, cos का फॉर्मूला क्या होता है, ये रेस कर दिया मैंने, P/H/P होता है ना। cos का होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे कितना है, cos 30, बेस यहाँ पे कितना होगा, बेस यहाँ पे ये AD यहाँ पे बेस होगी इसकी, ठीक है ना। AD अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे AC है, ठीक है ना, AC। तो AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू बेटा है यहाँ पे √3A, मैंने अभी निकाली, √3A अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है, 2A, A से A कैंसिल, बेटा कितना बचा, √3/2, मतलब कि cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3/2। उसी प्रकार से हम लोग बाकी वैल्यूज निकालने वाले। tan निकालो, आप अपने मन से निकालो, ठीक है ना। tan 30 निकालो, बाकी बचे 6 हैं आप खुद निकालोगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं 60 वाला काम, ठीक है ना। तो जल्दी अगर आपको ये देखना है एक बार देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक। हाँ चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे। अब 60 का सिंपल सा है, अब आपको सारी साइड से पता ही है। अब आप 60 निकालने वाले हो, जब आप निकालोगे साइन 60 डिग्री। अब क्या, जब ये एंगल लेके चल रहा है तो उसके सामने कौन सी साइड है, AD है, मतलब यहाँ पे अब AD परपेंडिकुलर हो गई, अब AD परपेंडिकुलर हो गई और CD जो हो गया वो हमारा बेस हो गया, ठीक है ना। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे AD है, ठीक है ना, AD अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पर AC है हमारा। तो AD की वैल्यू कितनी है, √3A अपॉन AC 2A। तो AD की वैल्यू आ गई बेटा √3/2, है कि नहीं। उसी प्रकार से cos 60 और उसी प्रकार से tan 60, ठीक है ना। यहाँ पे आके अब देखो, अब cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos के पर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है इस समय, CD है, CD अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, AC है। तो CD की वैल्यू कितनी है बेटा, CD की वैल्यू है मेरे पास A और AC की वैल्यू है 2A। तो यहाँ पे कितना बन गया, 1/2। tan 60, देखो बेटा tan 60 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं, मैंने बताया था आपको। तो आप चाहो तो यहाँ पे साइन 60 आपको tan 60 निकालना है तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 कर दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2
अपॉन कॉस की 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3। आप ऐसे भी निकाल सकते थे और जैसे आप निकालते आए वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते आए हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan 60 का वैल्यू, tan 60 का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे √3 a है परपेंडिकुलर उसका, और बेस यहाँ पे a है, तो a से a कैंसिल, कितना बचा √3। देखो उससे भी वही आंसर आया। तो ये हो गया आपके 60 वाले फॉर्मूले वैल्यूज़। तो इसी आपको देखो फील आ गया कि हमने कैसे वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से आप चाहो तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए 45 की वैल्यू निकाल लो और 90 की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। 45 के लिए तो काफ़ी सिंपल है, खाली करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, यहाँ पे 45, उस हिसाब से जो भी आपको मिले आप साइड्स के रेशियोज ले लो, a 2a जो भी लेना, आपको जो भी मन करे आपका, ठीक है ना, उस हिसाब से निकालोगे आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, आपको एक समरी देने वाला हूँ बना के, पूरी एक टेबल देने वाला हूँ, उसमें सारी वैल्यूज़ लिखी होंगी, ठीक है ना। फिर उससे आपको कैसे याद करना है या फिर कैसे लिखना है वो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए टेबल देखते हैं। तो देखो बच्चा लोग, ये आपकी टेबल है पूरी, ठीक है ना। साइन की वैल्यू 0, 30, 45 सब में, कॉस की, टैन की, कॉट की, सेक की, कॉसेक की। देखो अब किस प्रकार से लिखी है ये। साइन थीटा बेटा होता है, साइन थीटा यहाँ पे दिया, साइन यहाँ पे 0, मतलब साइन 0 इस प्रकार से पढ़ा गया है इसको। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है बेटा 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। इसी प्रकार से आओ कॉस थीटा, कॉस 0, अब यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ोगे आप, कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0। अगर आप इसी प्रकार से टेबल को लिख रहे हो तो देखो ध्यान से, जो साइन 0 की वैल्यू है वही कॉस 90 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही कॉस 60 की वैल्यू है, जो साइन 45 की वैल्यू है वही कॉस 45 की वैल्यू है कि नहीं। रिलेशन दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। तो ये इसका, इस रिलेशन का भी काफ़ी काम आने वाला है आगे, जब हम लोग आगे अगला टॉपिक होने वाला टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, उसमें इसका यूज़ आएगा, मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप ये टेबल देखो। अब उसी प्रकार से tan थीटा, देखो आप चाहो तो आप tan थीटा कैसे निकाल सकते हो। आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, tan थीटा इज होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो 0/1 करोगे तो 0 आएगा, 1/2 अपॉन √3/2, जब करोगे 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3 बचेगा, नहीं 1/, उल्टा लिख दिया हूँ क्या मैं शायद। ओके वेट है मेरा बेटा, देखो यहाँ पर करके देखते हैं। 1/2 अपॉन √3/2, तो जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे 1/√3। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1/√3। देखो गलती समझ में आ गई, हमने को जो लिखा मेरे को गलती समझ में आ गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 अपॉन कॉस 30, मतलब 1/2 अपॉन √3/2, कितना आएगा आंसर 1/√3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, tan 45 कितना होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, बचेगा 1 सिर्फ आ गया यहाँ पे। अब देखो ये भी गलत होगा, फिर तो यहाँ पे कितना आएगा √3 आएगा। कैसे, जब इसको अपॉन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1, मतलब कि सिर्फ √3। तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3, ठीक है। अब tan 90 पे आते हैं, 1/0 जब करोगे, हमें आपको पता है जब अपॉन में किसी का भी 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 1/0 इज इक्वल्स टू बेटा, अच्छा ये अपॉन में 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ 1 क्यों लिखा हुआ है, ये जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो ये हो गए tan की वैल्यूज़। अब आते हैं कॉट थीटा पे। कॉट थीटा, अब कॉट थीटा आपको पता है, कॉट थीटा आपको पता है कि वो tan का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा अगर ये है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यूज होती है 1/tan थीटा। कॉट हमेशा इक्वल होता है किसके, कॉट इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है ना। तो अगर tan थीटा मेरा 0 है, सॉरी tan 0 मेरा 0 है, तो कॉट थीटा कितना होगा 1/0, और आपको पता है 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो ये लिखा हुआ है। अब 30 पे आएगा तो 1/tan 30 कितना है 1/√3, ठीक है। तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3, ठीक। अब कॉट थीटा, सॉरी कॉट 45 कितना होता है 1/tan थीटा होता है, तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1/1, मतलब कि 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे आएगा 1/√3। तो अगर आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे वैल्यूज उल्टी हो रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी अनडिफाइंड ही आएगा, नहीं यहाँ पे 0 आएगा, 1/, अनडिफाइंड 0 होता है, 1/, अनडिफाइंड 0 होता है, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे देख पाओगे अगर आप, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। tan जो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू है वही यहाँ पे cot 90 की वैल्यू है, जो tan 30 की वैल्यू है वही यहाँ पे cot
कहाँ गया यार, हाँ ये जो tan 30 की वैल्यू है वही cot 60 की वैल्यू है, जो tan 45 की वैल्यू है वही cot 45 की वैल्यू है, जो tan 60 की वैल्यू है वही यहाँ पे cot 30 की वैल्यू है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे क्रॉस हो रही हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप रिलेशन देख पाओगे वहाँ से, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं ऐसे लिखने के लिए, मैं खाली आपको याद कर सकूँ इसलिए मैंने ऐसे लिखाया था आपको, ठीक है ना। अब आते हैं सेक पे। सेक बेटा कॉस का उल्टा होता है, 1/1 हो जाएगा यहाँ पे सेक की वैल्यू। तो यहाँ पे √3/2 कॉस होता है तो सेक हो जाएगा 2/√3। √2/1 होता है कॉस, यहाँ पे हो जाएगा √2। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा, जब यहाँ देखोगे आप सेक थीटा यहाँ पे यहाँ कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो सेक कितना देगा 1/cos, मतलब 1/0 मतलब कि अनडिफाइंड। अब आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक 0 है यहाँ पे साइन की वैल्यू तो 1/0 इन्फिनाइट, ठीक है। 1/2 है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मैंने गलत लिखी है ना। देखो अच्छा एक वैल्यू गलत हुई, उसकी वजह से मेरी सारी वैल्यूज गलत हो गई क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हमने लिखी थी वैल्यूज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 2, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे √2 आ गया, यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 2/√3 आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ पे तो 1/1 1 ही होता है। तो ये थी मेरी वैल्यूज़ सारे रेशियोज़ की, सारे स्पेसिफिक एंगल्स के बीच में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अगर मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन है इस प्रकार सा, तो शुरुआती क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़कर इनका थोड़ा स्टैंडर्ड हल्का सा ऊपर हो जाता है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। कैसा क्वेश्चन मेरे पास, cot 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 45 डिग्री, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको इन एंगल्स की वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबकी वैल्यूज रख दोगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 मेरे पास लिखा हुआ है, cot 33 होता है √3, cot 30 होता है √3, ठीक है। तो cot 30 √3 होता है, और sec 30 कितना होता है, sec 30 बेटा होता है 2/√3, ओके। प्लस अब cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, और tan 45 बेटा 1 होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सिंपल है, √3 से √3 कैंसिल यहाँ पे, या तो मल्टीप्लाई 1/2 ही बचेगा सिर्फ। तो कितना आ गया 2 + 1/2 मतलब कि 2.5, ठीक है ना, मतलब कि 2.5 मतलब कि कितना जाएगा, यहाँ पे जब एलसीएम लोगों 2 1 2 5/2 आएगा, ठीक है ना, 5/2 आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 5/2। तो कुछ इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन आते हैं। एक ही मैंने क्वेश्चन बताया, खाली एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया मैंने। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे इन क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग बढ़ाएंगे अपनी पढ़ाई आगे, मतलब इसके आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो अभी के लिए खाली आपने जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करिए, उसका रिवीजन करिए, ठीक है। और क्वेश्चंस जितने हो सके आपको इन टॉपिक्स में मिले लगाते रहिएगा। पहला आपका आज का होमवर्क यही होने वाला है कि आप इस टेबल को याद कर लें। आपको बिल्कुल भी पन्ना पलटना ना पड़े जब आप क्वेश्चंस लगाएं। आप लोग इतना परफेक्ट कर लीजिए अपने आप को, इस टेबल को इस प्रकार से याद कर लो कि आपको बोल दिया, रैंडमली बोल दिया कि tan 45 कितना होता है या sec 60 कितना होता है, तो आप एग्जैक्ट तुरंत बता पाओ, एट इंस्टेंट बता पाओ, ठीक है ना। कुछ काफ़ी लोग याद नहीं करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब जैसे मान लिया आप एग्ज़ाम में गए, ठीक है ना। एग्ज़ाम में क्या होता है, आप एग्ज़ाम में गए तो वहाँ पे क्या करो, आप जैसे आपका एग्ज़ाम कुछ टाइम मिलता है, कॉपीज़ मिलती है, पेपर आने में कुछ टाइम होता है, तो आप कॉपी पे क्या करो, पहले टेबल, जैसे आपने टेबल आपके पास, आपने कोई एक प्रोसेस बना लिया, आपने कोई सीरीज़ बना ली कि सीरीज़ हम याद करेंगे तो उनको सारे वैल्यूज़ याद हो जाएंगे। तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, टेबल पहले ही बना लेते हैं, अपनी कॉपी में रख लेते हैं, फिर बाद में जब क्वेश्चंस करते हैं तब उस टेबल में से आंसर्स को देख लेते हैं। तो आप जो भी कुछ भी आप हो सके, बस एट द एंड आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए टेबल याद करिए या फिर जो भी प्रोसेस करना करिए, आप अपना रिवीजन करिए जो भी हमने पढ़ा दिया है। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।